हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 15 जिसमें हम हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आता है गाइस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फॉर्मल लाइक इंग्लिश में हम करते हैं फॉर्मल लेटर्स, जो कि एक डेलिब्रेट मैनर में प्रॉपरली अरेंज्ड जो किया जाता है फ्रेम किसी भी एक्टिविटी को, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, or we can say formal organization is a system of well defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हमारे प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए, जिसमें हम टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब करते हैं हम फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट आता है कि फॉर्म डेलिबरेटली और इंटेंशनली। सेकंड है स्पेसिफाइज clarity in authority and responsibility relationships, concentrates on job performed not on individuals। कि जो मेन फोकस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो है जो हमारा टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, कौन उसको परफॉर्म कर रहा है इस पे उनका कोई भी फोकस नहीं होता। फोर्थ है हमारा क्लैरिफाइज द ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑफिशियल रिलेशनशिप्स। इसमें गाइज स्केलर चेन चलती है ऑफिशियल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। अब हम करते हैं एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स भी, जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या फ़ायदे होते हैं या हमें वो क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट आता है हमारा फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़ सभी लेवल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और सबको अपना रोल पता है, और सब ने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट किया हुआ है कि हमें ये गोल अचीव करना है। इन केस अगर वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाए, फेल हो जाए उसे अचीव करने में, तो इसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दैट्स वाई इट बिकम्स ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट्स वेल डिफाइंड। सेकेंड है रोल क्लैरिटी। अब सबको अपना रोल पता है, सबको अपनी जॉब पता है, सबको ये पता है कि मैंने क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो उससे कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी भी रिसोर्स की। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाती है, यानी कि स्केलर चेन है जिसको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में जो रिलेशन है वो प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी भी सबॉर्डिनेट को, और इससे कोई भी वायलेशन भी नहीं होगी किसी भी रूल की। और फोर्थ है हेल्प्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने में जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत ही क्रूशियल रोल है, बिकॉज हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, और उस गोल को अचीव करने के लिए सभी एम्प्लॉयज़ को हम रोल और उनकी ड्यूटी क्लैरिफाई करते हैं। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, प्रॉपर क्लैरिटी है, तो उससे ईजिली हमारा गोल अचीव हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है गाइस स्टेबिलिटी, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को अच्छे से फॉलो किया जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई चेंजेस आ भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ रिटायर हो भी रहे हैं या न्यू एम्प्लॉयज़ हमारे ज्वाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो इससे कोई बहुत सडन शॉक नहीं सफ़र करेगा ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसीज़ फ्रेम की हुई होती हैं। तो ये तो थे मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बट गाइज इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। हमने ये देखा था एक इसके मेरिट में कि गाइज यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की जाती है स्केलर चेन से, जिसमें प्रॉपर लाइंस हैं कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशन को जो डिफाइन करती हैं। बट गाइज इसका मेन डिमेरिट ये है कि अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, इमीडिएट डिसीज़न लेना है, तो उसमें भी बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ही सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही सारा पेपर वर्क है, जिसकी वजह से डिसीज़न मेकिंग में डिले हो जाता है। सेकंड आता है हमारा लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया जाता हमारे एम्प्लॉय को जिसकी परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हुई है। मेन फोकस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क के ऊपर, कि क्या टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, उस पर्सन के ऊपर नहीं है कि उसने कितने अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म किया है, कितनी इम्प्रूवमेंट की अपनी परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से
जो इनिशिएटिव है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, वो भी कम हो जाता है हमारे एम्प्लॉयज़ में। थर्ड है हमारा डिफ़िकल्टी टू फुली अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, या हम इसे ये भी कह सकते हैं इट डजंट फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ सारा टाइम काम ही करते रहें, ये भी गाइस पॉसिबल नहीं है। उन्हें भी बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गाइस नहीं मिलता। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप इसमें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये इसके मेन डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्मल नहीं है, जिसमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हम, फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, फॉर्मल चेन ऑफ कमांड कोई फॉलो नहीं करते, कोई स्केलर चेन नहीं है जिसमें, वो तो बस पर्सनल या फिर सोशल रिलेशनशिप जो डिफरेंट लेवल के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसी से फॉर्म हो जाता है। और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है गाइज, कि ये उसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्म होता है जिसमें गोल्स अचीव करने के लिए ही टास्क को परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है कि इससे क्या होता है, सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है हमारे एम्प्लॉयज़ को, और फ्री फ्लो है कम्युनिकेशन का, कि ये नहीं कि कोई चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हैं हम, कोई स्केलर चेन नहीं है इसके अंदर तो कोई भी सुपीरियर किसी भी सबॉर्डिनेट से, किसी भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर भी नहीं होता, इसमें तो कम्युनिकेशन कोई भी किसी से भी कर सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं गाइज? फर्स्ट आता है हमारा फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो हमने देखा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कि इतने पेपर वर्क है, इतने प्रोसीजर डिलेज हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग नहीं इतनी हो पाती, इसमें क्या होता है कि फास्टर स्प्रेड है कम्युनिकेशन का, क्योंकि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है जब भी किसी का दिल करे। जैसे कि लंच टाइम में कोई भी सुपीरियर किसी भी सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है जाके, जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होगी, इसमें कोई भी डिले नहीं होगा और डिसीजन मेकिंग में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। सेकंड आता है हमारा फुलफिल सोशल नीड्स, कि एम्प्लॉयज़ भी अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, कि अगर वो सारा दिन काम करके अगर बोर हो जाएं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर या फिर 15 to 20 मिनट्स तो वो अपने फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाई होती हैं और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होती है। और थर्ड आता है हमारा फिल्स इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो भी कमी पेशी रह जाती है उस कमी को इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भर देता है, कंपेंसेट कर देता है। लेकिन गाइज इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं, वो भी देख लेते हैं गाइज कि वो कौन कौन से हैं। जिसमें फर्स्ट आता है कि स्प्रेड र्यूमर्स। अब अफवाह तो फैलेंगी ही, कि अगर काम की बात हो रही है तो इधर उधर की बात भी होंगी, कि कोई भी किसी के बारे में भी कोई भी अफवाह फैला सकता है, कोई भी बात कर सकता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने अपने सुपीरियर के साथ ये बात की या ये की, चाहे वो रियलिटी में ना हुई हो, बट स्प्रेड र्यूमर्स, कि अगर र्यूमर्स स्प्रेड हो रही हैं तो गाइज इसका एक बैड इम्पैक्ट होता है गाइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट है अपने सुपीरियर्स पे और सुपीरियर्स को अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट है, तो स्प्रेड नहीं हो पाएंगे र्यूमर्स। सेकंड आता है रेसिस्टेंस टू चेंज, कि अगर वो सोशल ग्रुप जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बना है, अगर वो ग्रुप किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने से मना कर दे, तो गाइज किसी भी मैनेजर के लिए ये इजी नहीं होगा कि वो उस चेंज को फिर इंट्रोड्यूस कर पाए, फिर वो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। कि अगर सभी एम्प्लॉयज़ का एक मान लो कि यूनियन बन गया इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, और सभी ने मना कर दिया कि भाई हम तो इस टेक्नोलॉजिकल चेंज को अडॉप्ट करेंगे ही नहीं, तो अगर बाय चांस अगर कोई मैनेजर न्यू मशीन को इंस्टॉल करने का सोचे भी तो गाइज़ वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ इससे नुकसान ये होगा ना गाइज़ कि वो सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और जिन एम्प्लॉयज़ के लिए ये मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है, जब उन्हें ऑपरेट करने वाला ही कोई नहीं होगा तो गाइज़ फिर चेंज को अडॉप्ट करने का फ़ायदा भी क्या। और थर्ड आता है हमारा प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की बजाय गाइज़ अपने ग्रुप इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर एम्प्लॉई के अंदर, पर वर्कर के अंदर 30 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है,
और एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, 100 वर्कर्स हैं, तो पर डे 3000 यूनिट्स हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ग्रुप ये डिसाइड कर ले कि हम 25 यूनिट से ऊपर प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेसिटी 25 यूनिट्स तक की ही है, उनकी कैपेसिटी है 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, लेकिन वो 25 यूनिट्स से ज़्यादा प्रोड्यूस ही ना करना चाहें, तो गाइज़ इससे क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की पर डे प्रोडक्शन है, वो तो फिर डिक्लाइन होगी ना। इसलिए कहते हैं कि गाइज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट में होना चाहिए इन दोनों को, कम्प्लीटली फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए और कम्प्लीटली इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तभी अच्छे से एम्प्लॉयज़ की भी जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगी, उनका मॉरल इंक्रीज़ होगा और तभी अच्छे से गोल्स को भी हम अचीव कर पाएंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनके फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आज हमने किए। आई होप गाइज़ आपको समझ आ गया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गया, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको गाइज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।